Good evening, students. So, this is our lecture number 14 of the Bharati Saksha Adhiniyam 2023. And in this lecture, we are going to cover primary and secondary evidence. And specifically, we will be covering section 94 BSA. तो अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत समझा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। अब इस लेक्चर में भी हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस के रिगार्डिंग जो डिस्कशन है उसको कंक्लूड नहीं करने वाले। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 94 बीएसए के ऊपर रहेगा, बिकॉज सेक्शन 94 बीएसए एंड सेक्शन 95 बीएसए पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। इज दैट क्लियर? जब हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस की तो इसके प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे सेक्शन 56 टू 64 बीएसए के बीच में, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके बहुत सारे रिलेटेड प्रोविजंस भी हैं जिनमें से एक सेक्शन 94 बीएसए भी है। तो शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। नाउ हमने क्या समझा है? हमने अब तक ये समझा है कि जो एविडेंस होता है it can be categorized into two categories: oral evidence and documentary evidence. And when we talk about documentary evidence, so documentary evidence can be further categorized into primary and secondary. ठीक है? हमने ये भी लास्ट लेक्चर में जब हमने इस टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था तो ये समझा था कि हम हमेशा ही बेस्ट एविडेंस रूल को अप्लाई करते हैं। और बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है ये आप लोग समझ लीजिए कि जो बेस्ट एविडेंस रूल है ना, इसकी एप्लीकेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर होती है, ओरल एविडेंस के ऊपर नहीं होती। नाउ बेस्ट एविडेंस रूल ये कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है तो पहले उसकी एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एंड जो भी ओरिजिनल कॉपी होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी डॉक्यूमेंट। और लॉ ये कहता है कि अगर आपको उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना है, अगर आपको उस डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना है तो आप उसकी प्राइमरी कॉपी लेके आओ, आप उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ। ठीक है? अब अगर कोई सिचुएशन ऐसा है कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है बट आपके पास उसका फोटोकॉपी, फोटोग्राफ या कोई सर्टिफाइड कॉपी या कुछ भी ऐसा आपके पास अवेलेबल है, तो वहां पर हम लोग आपको अलाउ कर देंगे कि आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस हम सिर्फ तब देते हैं जब हमारे पास प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है। इज दैट क्लियर? नाउ जब हम बात करते हैं किसी डॉक्यूमेंट की, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस यूज करना है तो आपको डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। क्या आप किसी डॉक्यूमेंट के लिए ओरल एविडेंस दे सकते हैं? द आंसर इज नो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बिफोर अस इज व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? ये हमारा पहला सवाल है हमारे सामने। मैं आपको पहले बता दूं ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, सेक्शन 94 की डिस्कशन बहुत लंबी है, तो पेशेंटली लेक्चर में बने रहिएगा और मेरे को एक एक एस्पेक्ट आपको समझाना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर्ली सेक्शन 94 की डिस्कशन को समझ पाएं। ठीक है? सो व्हाई ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमने सेक्शन 54 बीएसए के अंदर ये चीज पढ़ा था, ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। मतलब हम डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। मतलब कि किसी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है हम उसके रिगार्डिंग ओरल टेस्टिमनी या ओरल स्टेटमेंट या ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। लॉ हमें प्रोहिबिट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर लॉ हमें ओरल एविडेंस देने से प्रोहिबिट क्यों कर रहा है इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स? देखिए ध्यान समझिए, जब कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है तो यहां पे पार्टीज की इंटेंशन क्या होती है? पार्टीज की इंटेंशन होती है टू रिलाय अपॉन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है?
नाउ जब पार्टीज की इंटेंशन ही ये है कि हमें उस डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना है, तो कोर्ट पार्टीज की इंटेंशन के अगेंस्ट कैसे जा सकता है? तो अगर पार्टीज की इंटेंशन है कि हमें डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना है, सो द कोर्ट कैन नॉट disregard the intentions of the parties, the intention of the parties. ठीक है। नाउ अब और समझते हैं इस चीज को कि हम आखिर ओरल एविडेंस क्यों नहीं अलाउ करते इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब पार्टीज की इंटेंशन है कि वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, किसी ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट वो क्रिएट करें। किसी भी ट्रांजैक्शन का वो डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि वो ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ है वो एक प्रूफ बन जाए फॉर परपेचुइटी। मतलब अगर हमें उस ट्रांजैक्शन को रेफर करना है तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, और अब वो जो डॉक्यूमेंट है इट हैज बीन क्रिएटेड फॉर परपेचुइटी, लाइक आगे की पीढ़ियां भी जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकती हैं ये पता लगाने के लिए कि पार्टीज के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। अगर ओरल एविडेंस हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट के केस में, तो वहां पर क्या होगा? देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है वो पार्टीज को याद ना हो। ऑब्वियस सी बात है, किसी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। मान लो अगर 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसमें एक एक क्लॉजेस, एक एक पॉइंट्स, एक एक टर्म्स थोड़ी याद होंगे पार्टीज को, पहली चीज। दूसरी चीज, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैजरेशन। अगर पार्टी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ओरल टेस्टिमनी दे रही है उसके कंटेंट के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली दे विल मेक सम एग्जैजरेशन टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कंकॉक्शन। कंकॉक्शन मीन्स कि like whatever is not written in the document, they may start saying the same about they may start speaking about the same what has not been written in the document. There can be fabrication etc. ठीक है। तो ऊपर से हमें ये समझ में आ गया कि हम ओरल एविडेंस क्यों नहीं अलाउ करते इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज ओरल एविडेंस अगर हम लोग अलाउ कर दे रहे हैं तो पहली चीज हम पार्टीज के जो इंटेंशन है उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट जो पार्टीज का इंटेंशन है वो क्या है कि हम ट्रांजैक्शन को स्टैब्लिश करें फॉर परपेचुइटी। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर ओरल टेस्टिमनी या ओरल एविडेंस हम अलाउ कर देते हैं तो पार्टीज जो है वो अपने फेवर में ऐसे स्टेटमेंट्स देंगी जो कि लाइक उनके फेवर में हो, एंड दिस विल लीड टू फैब्रिकेशन, कंकॉक्शन एंड एग्जैजरेशन। दैट इज व्हाई द लॉ डज नॉट अलाउ ओरल एविडेंस इन द केस ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ देख लेते हैं। दैट इज विंसेंट वर्सेस कोड। इट वॉज The judgment was pronounced by Lord Tenterden in 1828 Privy Council. It was held that the witness of written instrument may be mistaken in his recollection, and that would be dangerous. ठीक है? And the same observation made by Lord Tenterden has been reiterated by the Supreme Court in the case of P.C. Purushottama Reddyar versus S. Perumal. It is 1972 Supreme Court. Basically इस केस में Lord Tenterden ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर आपने कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट बनाया है और उसके लिए आप ओरल टेस्टिमनी अलाउ कर दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रिटन इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है, जो भी उसमें टर्म्स डाले हैं, उन टर्म्स के रिकलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये बहुत डेंजरस है, एंड दैट इज वाई द लॉ सेज यू आर नॉट अलाउड टू गिव ओरल एविडेंस रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ इसी के साथ एक टॉपिक हम लोग और पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोफर्ड। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोफर्ड ये कहता है इफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूव्ड, the actual document pleaded must be produced in the court. ठीक है। समझ में आ गया आपको ये चीज? सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हियर से एविडेंस किया था विच रिलेट्स टू सेक्शन 55 ऑफ BSA। ठीक है। तो सेक्शन 54 एकदम अब आपको क्लियर हो गया है ना कि हम अगर
हम किसी भी प्रकार का ओरल एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन क्या लॉ हमें अलाउ करता है कि हम कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नाउ हम क्यों ओरल एविडेंस नहीं दे सकते? बिकॉज पार्टीज की इंटेंशन ही है कि ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट करें। तो अगर उसको डॉक्यूमेंट किया गया है पार्टीज के इंटेंशन के द्वारा, तो कोर्ट उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। साथ ही साथ पार्टीज की इंटेंशन ये भी होती है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको हम स्टैब्लिश कर दे फॉर परपेचुइटी। ठीक है, तो जो भी पार्टीज की इंटेंशन उसको हम लोग डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। और ओरल टेस्टिमनी अगर हम लोग अलाउ कर देते तो यहां पर चांसेस हैं कि देयर कैन बी एग्जैजरेशन, कंकॉक्शन एंड फैब्रिकेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नाउ हमें यह समझ में आ गया कि हम किसी ट्रांजैक्शन का या किसी रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंटेशन क्यों करते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि हमें उसको एक परपेचुअल मेमोरी देनी है। ठीक है, द इंटेंशन इज टू गिव अ परपेचुअल मेमोरी। परपेचुअल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? जब हम लोग कहते हैं फॉर परपेचुइटी, यानी कि अनगिनत समय तक, अनगिनत टाइम तक वो चीज वैसी की वैसी ही रहेगी। तो परपेचुअल मेमोरी देने का हमारा प्रयास रहता है, एंड ऑल्सो टू क्रिएट अ परमानेंट प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हमें यह समझ में आ गया कि ओरल एविडेंस हम क्यों नहीं दे सकते इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड व्हाई डू वी डू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जब भी आपको इस ट्रांजैक्शन को प्रूफ करना होगा तो आपको उस डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। Whenever the intention of a person is to prove a transaction through a document, then the document itself must be produced in the court. And इसको हम कहते हैं रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। इसको हम क्या कहते हैं? रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। और ये आपको मिलेगा सेक्शन 94 बीएसए के अंदर। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज हम लोग समझते हैं। चलो ये तो हो गया कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आप उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग कुछ भी बात कहना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी। नाउ सपोज आपने डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन किया है या फिर आपने कोई ऑल्टरेशन किया है। सो यहां पर जो ये मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन आपने किया है डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट के टर्म्स में, उसके कंटेंट्स में, सो अगेन ये मॉडिफिकेशन और ऑल्टरेशन आपको प्रूव करना पड़ेगा थ्रू अ डॉक्यूमेंट ओनली, एंड इसको हम कहते हैं रूल ऑफ कंक्लूसिविटी। क्या मतलब हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपने एक ट्रांजैक्शन किया कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ए है ये मैं बी को ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, सपोज जो ओनर था वो सी था, उसने प्रॉपर्टी ए को बी को ट्रांसफर कर दिया, एंड दिस वाज द डीड, दिस वाज द सेल डीड। ठीक है, अब अगर बी को यहां पर यह चीज प्रूव करना है कि प्रॉपर्टी ए का ओनर वो है, तो उसको ये सेल डीड ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। वो इसके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस नहीं दे सकता कि मैंने सी को पैसे दिए थे, हमारे बीच में एक सेल डीड हुआ था या हमारे बीच में एक ओरल एग्रीमेंट हुआ था कि इस ओरल एग्रीमेंट के बेसिस पर जो प्रॉपर्टी ए है वो मैं तुमको बेच रहा हूं। ये अलाउड नहीं है। आपको ये डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रूव द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ए। ठीक है, और लाइक द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ए। ऑल्सो सपोज बाद में सी और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा, रैदर मान लो ये अगर प्रॉपर्टी है मैं तुमको खाली इसका 2/3 बेच रहा हूं। ठीक है, तो ये जो ऑल्टरेशन और मॉडरेशन हुआ है इस पर्टिकुलर सेल डीड में, ये भी आपको एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूफ करना पड़ेगा। आप इसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि बाद में हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हो गया कि जो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी था इसका सिर्फ 2/3 ही मैं बेच रहा हूं और 1/3 मैं नहीं बेच रहा। इसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट करके ही आप इसको प्रूव कर पाएंगे कि आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे थे, रैदर आप 2/3 प्रॉपर्टी बेच रहे थे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी, एंड दिस इंप्लाइज द रूल ऑफ कंक्लूसिविटी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।
ठीक है, नाउ तो अब तक हमने क्या समझा है? हमने ये समझा है कि ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के केस में क्यों नहीं अलाउ होता है, बिकॉज ऑफ सेक्शन 54 BS से इट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स ओरल एविडेंस रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑल्सो हमने ये भी समझा कि ओरल एविडेंस क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि पार्टीज की इंटेंशन है किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को डॉक्यूमेंट करने की। ठीक है, तो अगर पार्टीज की ये इंटेंशन है तो उसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर पार्टीज ओरल एविडेंस दे रही है तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन, कंकॉक्शन एंड एग्जैजरेशन। ठीक है, साथ ही साथ हमने केस लॉ भी पढ़ा, विंसेंट वर्सेस कोड, जहां पर कोर्ट ने भी ये चीज माना कि अगर ओरल एविडेंस हम अलाउ कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, क्योंकि जो पार्टीज है वो ऑल टुगेदर याद नहीं रख सकते कि किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड बाय वर्ड क्या चीजें लिखी थी और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या इंटेंशन इंप्लाई किया गया था। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। देन इसके बाद हमने ये समझा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेफर्ड क्या होता है, एंड हमने ये भी समझा कि हम किसी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट क्यों करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट हमने ये समझा कि रूल ऑफ कंक्लूसिविटी एंड रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी क्या होता है। इज दैट क्लियर? नाउ एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं हम इनको कहते हैं इंट्रिंसिक एविडेंस। ठीक है, और जो ओरल एविडेंस होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक एविडेंस। ठीक है, अब यहां पर इंट्रिंसिक एविडेंस और एक्सट्रिंसिक एविडेंस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंट्रिंसिक एविडेंस हम उसे कहते हैं जहां पर कोई एविडेंस जो है इट इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट। एनी एविडेंस कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड intrinsic evidence, and extrinsic evidences are such which are not contained in a document. Rather you have to rely upon sources, statements and perspectives existing outside to written document. ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर कॉल्ड इंट्रिंसिक एविडेंस बिकॉज दे आर कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट। आपको बस उस डॉक्यूमेंट को रेफर करने की जरूरत है, बाकी आपको किसी भी विटनेस की टेस्टिमनी लेने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिलाई अपॉन द डॉक्यूमेंट ओनली। ओरल एविडेंस इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक एविडेंस बिकॉज यहां पर आपको सोर्सेस, स्टेटमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। अब जब हम यह बात करें एविडेंस की, तो एविडेंस दिया जाता है कोर्ट में। तो इंट्रिंसिक एविडेंस वो होते हैं जो कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं, एंड एक्सटेंसिक एविडेंस वो होते हैं जहां पर आप सोर्सेस, स्टेटमेंट्स या पर्सपेक्टिव्स के ऊपर रिलाई करते हो। ठीक है, मतलब जो कोर्ट है, जो जज है, वो किसी सोर्स पर, किसी स्टेटमेंट पर या किसी इंडिविजुअल का जो पर्सपेक्टिव बना है किसी इंसिडेंट को देख के, उसके ऊपर रिलाई करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिक एविडेंस। और जब कोई डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो एंड कोर्ट को सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को देखना होता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक एविडेंस। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? ओके। यहां पर एक चीज और आती है, there is a maxim which is vox audita perit litera scripto menet। इसका मतलब होता है स्पोकन वर्ड वैनिशेस, द रिटन वर्ड रिमेन्स। स्पोकन वर्ड वैनिशेस, the written word remains। ठीक है, this applies upon intrinsic / documentary evidences। ठीक है, ऑल्सो देर इज अ रूल ऑफ पैरोल, जिसको हम कहते हैं पैरोल एविडेंस रूल।
ये आपको पढ़ना होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये सिंपली ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, हम एक्सट्रिंसिक एविडेंसेस को ऑल टुगेदर डिसरिगार्ड कर देंगे। ठीक है, हम एक्सट्रिंसिक यानी कि ओरल एविडेंसेस को पूरी तरह से डिसरिगार्ड कर देंगे व्हेन इट कम्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। यू हैव टू प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू प्रूव द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। तो हमने अभी क्या क्या समझ लिया? हमने ये समझ लिया कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एविडेंस, और जो ओरल एविडेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक एविडेंस। इंट्रिंसिक एविडेंसेस क्या होते हैं? जो कि एक डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड हो, और एक्सट्रिंसिक एविडेंस उसे कहते हैं जो कि किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड ना हो, रैदर आपको किसी स्टेटमेंट, सोर्सेज या पर्सपेक्टिव पर रिलाई करना हो। समझ में आ गया आपको? मतलब जहां पर भी कोर्ट को आप एक डॉक्यूमेंट देंगे तो वो हो गया आपका इंट्रिंसिक एविडेंस, और जहां पर भी कोर्ट किसी के स्टेटमेंट, किसी के पर्सपेक्टिव, या उसको किस सोर्स से वो बात पता चली है, इन सारी चीजों पे अगर कोर्ट निर्भरता अपना बना रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक एविडेंस। इज दैट क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब यहां से हमारी सेक्शन 94 की डिस्कशन शुरू होगी। अब बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट की, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट जो है ये दो प्रकार के होते हैं, डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट? Dispositive documents are such which creates, extinguishes, transfers, limits, or disposes a legal right, title, इंटरेस्ट और ऑब्लिगेशन। लूजली अगर हम ये चीज समझें तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक लीगल राइट को क्रिएट करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स? जस्ट इसका अपोजिट। नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स आर सच जहां पर कोई भी लीगल राइट क्रिएट नहीं होता है, रैदर ये क्या करते हैं, रैदर इट merely records, acknowledges, or evidences facts or transactions that have already taken place. ठीक है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जब हम बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट जो है उसको हम जनरली तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, जैसे हम लोग जब बात करते हैं किसी ऑफेंस की, तो ऑफेंसेस को भी हम बहुत सारे कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इनकोएट, कोएट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, मतलब बहुत सारे कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। वैसे जब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में तो कैटेगराइज किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ हम उसको दो और कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, एंड दैट इज डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स हम उसे कहते हैं जहां पर कोई राइट क्रिएट किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, या तो कोई राइट क्रिएट किया जा रहा है, या तो उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर उसको एक्सटिंग्विश किया जा रहा है। नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जहां पर कोई राइट नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कोई राइट नहीं क्रिएट हो रहा है, बट बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, ये किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, चलिए एग्जांपल आगे बताऊंगा, अभी बस आपको बता दे रहा हूं कि नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो किसी चीज को रिकॉर्ड करें, एक्नॉलेज करें, ठीक है, और लाइक एविडेंस बनाए, कोई एविडेंस बना दे, किसी की बात जो है उसको हमने लिख दिया, और अब वो जो बात हमने उसकी लिखी है ना, ये एक एविडेंस बन गया।
बट जो उसने बात बोली है, जो हमने एक डॉक्यूमेंट में कंटेन कर लिया, क्या इससे कोई राइट एक्रू हो रहा है? द आंसर इज नो, कोई राइट नहीं एक्रू हो रहा है। बस हम मेयरली किसी की कोई बात है उसको किसी डॉक्यूमेंट में कंटेन कर रहे हैं, इससे कोई राइट तो नहीं आ रहा, लेकिन एक एविडेंस जरूर क्रिएट हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ अगेन, हाँ, जब हम बात करते हैं डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स की, तो डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, दे आर मेड डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली। मतलब होशो आवाज में हम डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, गिफ्ट, मॉर्गेज, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी के सारे जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहां पर एज एन एग्जांपल आपके सामने प्रोड्यूस किए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा, नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, अब इसको आगे समझते हैं। ठीक है, अभी बताता हूं मैं, क्योंकि मतलब अभी आपको बता दूंगा तो बाद में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एकदम स्लोली हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये हमें समझ में आ गया। अब जो डिस्पोजिटिव और नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। क्या कैटेगरीज हो गई वो? रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, voluntarily reduced to writing, voluntarily reduced to writing। तो हमें अभी तक क्या क्या समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट हम उसे कहते हैं जहां पर कोई लीगल राइट को क्रिएट, ट्रांसफर या फिर एक्सटिंग्विश किया जाता है। ठीक है, नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट हम उसे कहते हैं जहां पर कोई भी लीगल राइट एक्रू नहीं हो रहा है, रेदर हम किसी फैक्ट को, हम किसी स्टेटमेंट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट एंड डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट दोनों की ही एक एविडेंशियल वैल्यू भी होती है। इज दैट क्लियर? अगेन, अब डिस्पोजिटिव और नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स वॉलेंटरली reduced टू राइटिंग, dispositive documents required by law to be reduced into writing, non-dispositive documents required by law to be reduced into writing, and non-dispositive documents voluntarily reduced to writing। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। वॉलेंटरली reduced to writing का मतलब क्या है यहां पर? इसका मतलब यह है कि नो मैंडेट ऑफ लॉ इज देयर। लॉ ने आपको बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आप इस डॉक्यूमेंट को मतलब आपका जो ये ट्रांजैक्शन है इसको आप डॉक्यूमेंट करो। लॉ ने बिल्कुल आपको नहीं बोला है, आप अपने मन से वॉलेंटरली किसी ट्रांजैक्शन को राइटिंग में रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको बताता हूं, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए जो है वो बी को अपना हॉर्स बेचेगा। एक बात बताइए, क्या हम ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ओरल एग्रीमेंट हम कर सकते हैं? क्या घोड़े को ए जो है वो बी को सिर्फ बोल के बेच सकता है? द आंसर इज यस। लॉ आपको नहीं कहता है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहे हो तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इन राइटिंग ही होने चाहिए। हम ओरल एग्रीमेंट भी अलाउ कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपने क्या किया, आपने घोड़े को बेचा, ठीक है, लेकिन आपने ये किया कि घोड़े को बेचते हुए आपने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया। तो यहां पर आपने क्या किया, वॉलेंटरली reduced into writing। डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स वॉलेंटरली reduced into writing। इज दैट क्लियर? नाउ डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। इसको मैं दो पार्ट से बांट दिया हूं। ठीक है, जैसे कि आपका जो गिफ्ट होता है, आपका सेल डीड होता है, आपका जो मॉर्गेज होता है, अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू मेक द सेल थ्रू अ डॉक्यूमेंट ओनली। आप ओरली किसी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जिसकी वैल्यू
100 रुपीज से ज्यादा है उसको आप ओरली सेल नहीं कर सकते, रैदर आपको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। यहां पर जो हमने अभी एग्जांपल समझा था वो घोड़े वाला, वहां पर लॉ आपको नहीं कह रहा है कि अपने ट्रांजैक्शन को, अपने रिलेशन को आप डॉक्यूमेंट करो, लेकिन यहां पर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग में जो लॉ है वही आपको कह रहा है कि आपको इस ट्रांजैक्शन या रिलेशन या सेल को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। यहां पर आपका सबसे जो प्यारा एग्जांपल आएगा वो आएगा सेक्शन 183 BNSS। नाउ व्हाट इज सेक्शन 183 BNSS? इट सेज कि अगर एक्यूज्ड है उसको कोई कन्फेशन देना है। अब जैसे मैंने अपने BNSS के लेक्चर में आपको काफी डिटेल में ये टॉपिक समझाया था, बट मैं ऐसे लूजली आपको समझा दे रहा एक बार कि अगर मान लो कोई एक्यूज्ड है, वो अरेस्ट हो गया पुलिस के द्वारा, या मान लो वो अरेस्ट नहीं भी हुआ है और इन्वेस्टिगेशन का अभी स्टेज चल रहा है। अब अगर वो एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन जो है इट इज इनएडमिसिबल इन लॉ। उस कन्फेशन को हम लोग लॉ जो है अलाउ ही नहीं करेगा एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप उस कन्फेशन को मैजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड करवाओ। अब जो मैजिस्ट्रेट है उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा सेक्शन 183 BNSS के अंदर, और जो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट यहां पर रिकॉर्ड कर रहा है एक्यूज का, क्या ये कन्फेशन कोई भी राइट क्रिएट कर रहा है एक्यूज का, या मैजिस्ट्रेट का कोई राइट क्रिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है। बट क्या लॉ आपको कहता है कि कन्फेशन को आपको राइटिंग में रिड्यूस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। So that is why it is a document, it is a non-dispositive document where there is no right is created but required by law to be reduced into writing. And इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 183 BNSS। और भी मैं आपको बताता हूं, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हमेशा ही राइटिंग में होनी चाहिए अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है। और बताता हूं मैं आपको FIR, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, और मैं आपको क्या बताऊं, अकरेंस रिपोर्ट। ये सारे के सारे कैसे डॉक्यूमेंट है? ये सारे के सारे नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई राइट एक्रू नहीं हो रहा है, लेकिन लॉ कहता है कि इन नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट को भी आपको राइटिंग में रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके पे आते हैं नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट वॉलेंटरली रिड्यूस टू राइटिंग, जहां पर आपको लॉ नहीं कह रहा है कि आपको राइटिंग में रिड्यूस करना है, बट आप उसको वॉलेंटरली राइटिंग में रिड्यूस कर रहे हो। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास वो है सेक्शन 180 BNSS। अब ये यहां पर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेक्शन 179 BNSS के अंदर, सेक्शन 179 BNSS के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को समन कर सकता है, और समन करके वो उसको सेक्शन 180 के अंदर एग्जामिन भी कर सकता है। एग्जामिन का मतलब यहां पर क्या है कि वो उससे पूछताछ कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। अब देखिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा, सेक्शन 180 के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी विटनेस से कोई सवाल पूछ रहा है तो ये उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि जो भी बातचीत या एग्जामिनेशन उसने विटनेस का किया है उसको वो राइटिंग में रिड्यूस करे, ठीक है, नॉट मैंडेटरी। रादर अगर उसको लगता है कि किसी विटनेस का स्टेटमेंट रेलेवेंट है और ये स्टेटमेंट जो है ये हमें इन्वेस्टिगेशन में एड करेगा, ठीक है, ये हमें इन्वेस्टिगेशन में एड करेगा, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तब पुलिस ऑफिसर उस स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है। बट क्या लॉ यहां पर पुलिस ऑफिसर को कह रहा है कि उस हर विटनेस को जिसको आप बुलाते हो उसका एग्जामिनेशन करते हो, उसका एग्जामिनेशन करने के बाद उसके स्टेटमेंट को आपको राइटिंग में रिड्यूस करना है? नहीं कहता है लॉ। लॉ आपको डिस्क्रिप्शन देता है कि आप कर भी सकते हो और आप नहीं भी कर सकते। तो ये क्या हो गया? नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। इज दैट क्लियर? आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी को भी डाउट हो इस रिगार्डिंग। एंड अगेन मैं आपको बता रहा, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो तो, कि आपको कोई भी डाउट है, आप कोई भी टॉपिक दोबारा समझना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि आपको ये टॉपिक दोबारा समझना है, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। नाउ, तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट दो प्रकार के होते हैं, डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव।
डिस्पोजिटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जो कोई राइट क्रिएट करते हैं या फिर उसको एक्सटिंग्विश करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या लिमिट करते हैं या डिस्पोज करते हैं. नॉन डिस्पोजिटरी डॉक्यूमेंट ऑन द अदर हैंड, ये कोई भी राइट क्रिएट नहीं करते. इज दैट क्लियर? नाउ इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को हम दो दो कैटेगरीज में दोबारा बांट देते हैं. डिस्पोजिटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एंड डिस्पोजिटरी डॉक्यूमेंट्स वॉलंटरली रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग. ये सेम चीज नॉन डिस्पोजिटिव पे भी अप्लाई होता है. हमने इसके एग्जांपल भी समझ लिए. वॉलंटरली रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग का मतलब क्या है और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग का क्या है. इज दैट क्लियर? अब आपको आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अपॉन सेक्शन 94 BSA. ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन 94 BSA को हमने पहले सेक्शन 183 BNSS के साथ पढ़ा है. डिटेल में नहीं पढ़ा है लेकिन हमने इसको पढ़ा है. तो अगर आप मेरे लेक्चर्स पहले से देखते हुए आए हैं तो आपको शायद थोड़ा बहुत आइडिया सेक्शन 94 BSA का मिल गया होगा. तो आइए इसको शुरू करते हैं. एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी reduced to form of document. Now, when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document. बस यहां तक रुक जाइए. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए. पहले ना इनके एक एक टर्म्स को समझते हैं. इसका हेड नोट क्या कहता है? ये कहता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी reduced to form of document. 94 हमें एक प्रिंसिपल देता है कि अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंटेड करके ही आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा. इसका हेड नोट कहता है. अब इसके मेन प्रिंसिपल पे आते हैं. व्हेन द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में आपका कवर हो जाएगा राइट्स, ड्यूटीज, promises, conditions, limitations, etc. ठीक है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी राइट्स, ड्यूटीज, प्रोमिसेस, कंडीशंस, लिमिटेशंस, वॉट एवर देयर इज इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे के सारी चीजें क्या हो जाएंगी? टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज और ऑफ अ ग्रांट. अच्छा, ग्रांट क्या होता है? देखिए, ग्रांट बेसिकली, अब मैं आपको बताता हूं, ये चीज ना बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, काफी टीचर्स को भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ग्रांट का मतलब यहां पर ये होता है कि आप एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी, लाइक यू आर ट्रांसफरिंग, आई एम सो सॉरी, वेट, हां, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि आप ग्रांट के थ्रू एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो. ठीक है, इवन दो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है कि ग्रांट के थ्रू आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो. आप किसी प्रॉपर्टी, मनी या फिर किसी लीगल राइट को आप ग्रांट के थ्रू ट्रांसफर करते हो. ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट कर देना. जो ग्रांट करता है उसे हम कहते हैं ग्रांटी. ठीक है, और जिसको ग्रांट मिलता है उसको हम कहते हैं ग्रांटर. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ ठीक है, आई एम सो सॉरी. जो ग्रांटर होता है वो देता है, ही गिव्स, एंड द ग्रांटी इज द पर्सन हु रिसीव्स. ठीक है, ओके. सो ग्रांट का मतलब लोगों को ये लगता है, होता है कि आप जब किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, सो दैट इज अ ग्रांट. दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट फॉल्स, दैट इज ट्रू. ठीक है, लेकिन आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग ग्रांट के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें यह लिखने की क्या जरूरत थी? और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. इसका मतलब भी तो सेम ही निकल के आता है. डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर भी आप प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी. किसी, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हो या अपने प्रॉपर्टी का लाइसेंस किसी को ट्रांसफर कर रहे हो या प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वो भी सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी. ये सारी चीजें ग्रांट के अंदर भी कवर हो जाएंगी. लेकिन जो ग्रांट का वर्च्यू है ना वो बहुत बड़ा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्रांट की, तो ये आपका होता है ग्रांट. ठीक है,
ये आपका होता है, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, हाँ, जब हम बात करते हैं ग्रांट की, तो ये आपका हो गया ग्रांट, ठीक है, और ये आपका हो गया डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. एट दिस पॉइंट दे ओवरलैप, बट दे आर नॉट द सेम. ये समझ लीजिए, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इवन दो आपको बहुत लोग बताएंगे या फिर स्किप कर देंगे कि ये सेम चीज है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है. अब ये कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूं. देखिए, यहां पर जो ये वर्ड ग्रांट है ना, इसको एक ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया है. ब्रॉडर सेंस में कैसे यूज किया गया? बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स, मैं यहां पे समझाता हूं. ग्रांट को थोड़ा लंबा है ये, इसलिए तो जब हम बात करते हैं ग्रांट की, तो ग्रांट को यहां पर एक ब्रॉडर सेंस में यूज किया गया है. अब यहां पर ब्रॉडर सेंस का मतलब क्या है? कैसे हम कह रहे हैं कि ग्रांट वर्ड जो है उसका जो इंप्लीकेशन है वो बहुत ब्रॉड है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ प्रिविलेजेस, इट इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ लाइसेंसेस, ठीक है, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंसेशंस, ठीक है, और भी लाइक एक्सेट्रा वगैरह. क्या इसका मतलब है मैं आपको समझाता हूं. देखिए, ग्रांट के अंदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी तो इंक्लूड होगा, लेकिन ग्रांट जो है वो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट है, उसने कोई कंपनी है, कोई कंपनी ए है, ठीक है, उसको लाइसेंस दे दिया ऑफ माइनिंग एट एरिया ए, सॉरी एट एरिया बी, क्योंकि ए तो कंपनी हो गई, ठीक है. गवर्नमेंट ने एक कंपनी ए है, उसको लाइसेंस दे दिया कि आप एरिया बी के अंदर माइनिंग कर सकते हो. अब यहां पर जो ये लाइसेंस दिया है ए को गवर्नमेंट ने, क्या इसके थ्रू जो एरिया बी है उसका ए ओनर बन जा रहा है? द आंसर इज नो. उसका ओनर नहीं बनना, रैदर उसको बस हमने लाइसेंस के थ्रू ये राइट प्रोवाइड किया है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में माइनिंग कर सकते हो. तो क्या यहां पर ये जो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये क्या है? इट इज अ ग्रांट, बट यहां पर कोई प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन नहीं हो रहा है. हम प्रॉपर्टी को यहां पर दे नहीं रहे किसी इंडिविजुअल को. इज दैट क्लियर? ओके. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं इसमें. जैसे मान लो गवर्नमेंट ने आपको एक लाइसेंस दिया कि आप टोल कलेक्ट कर सकते हो ब्रिज पे. मान लो कोई ब्रिज है, वहां से जो इतनी गाड़ियां गुजर रही हैं, उन गाड़ियों से आप टोल कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो हमने टोल कलेक्ट करने का जो राइट दिया है किसी पार्टी को, क्या इससे जो पर्टिकुलर ब्रिज है, जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उनका कोई भी अधिकार बन रहा है? द आंसर इज नो. बट ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ग्रांट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ग्रांट इज नॉट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इवन दो दे मे ओवरलैप. जब हम बात करते हैं किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की, जब हम बात करते हैं किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की, तो ये ग्रांट तो होता ही है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को ही ग्रांट में इंक्लूड कर देते, तो जो यहां पर ये सारे एग्जांपल्स हैं कि गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस दे रही है कि आप टोल कलेक्ट कर सकते हो, टोल कलेक्ट कर सकते हो, या फिर ये लाइसेंस दे रही है कि किसी पॉन्ड में आप फिशरी कर सकते हो, या फिर वहां पर आप अपने नाव चला सकते हो, ठीक है, तो इन सारे सिचुएशंस को आप फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी में कवर नहीं कर सकते थे. रैदर इसको आपको ग्रांट में ही कवर करना था. ग्रांट मतलब क्या होता है? हमने आपको दिया, नॉट नेसेसरली कि हमने आपको किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट दिया. हो सकता है कि हमने उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ करने का आपको राइट दिया हो, बट उस प्रॉपर्टी को यूज करने का हमने आपको कोई राइट ना दिया हो. तो जब हम लोग बात करते हैं ग्रांट की, तो ग्रांट हमेशा ही ब्रॉडर सेंस की तरह देखा जाता है, और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो ग्रांट्स होते हैं ना, वो भी कवर होते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. अब डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है क्या है, कि जहां पर आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो, ठीक है, where you transfer a property, ठीक है, and that can be done through like gift, will, mortgage, sale deed, etc. तो समझ में आपको आ गया. नाउ व्हेन द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म कंडीशंस लिखे होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं. उसके बाद और ऑफ ए ग्रांट, जहां पर हम कोई आपको राइट ग्रांट कर देते हैं, और यहां पर जो ये ग्रांट है इसको हमने ब्रॉडर सेंस में यूज किया है, यहां पर गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है. और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज लाइक गिफ्ट, लीज डीड, सेल डीड, ये सारी चीजें.
have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document. सिर्फ इतना पार्ट आपको पढ़ के क्या समझ में आया, एक बार बस मुझे ये बता दीजिए कि इतना पार्ट आपको पढ़ के जो हमने ये दो डॉक्यूमेंट्स अभी डिस्कस किए हैं, डिस्पोजिटिव एंड नॉन डिस्पोजिटिव, और जो इसके फर्दर दो कैटेगरीज हमने डिस्कस किए हैं, चार हमारे पास हो गए, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4. मुझे एक बात बताइए कि इन चारों कैटेगरीज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 94 के अंदर इंक्लूडेड है. अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्यों समझाया था. नाउ क्या पहला इंक्लूडेड है? यस. क्या दूसरा इंक्लूडेड है? यस. क्या तीसरा इंक्लूडेड है? यस. क्या चौथा इंक्लूडेड है? नो. नॉन डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट्स वॉलेंटरली रेड्यूस टू राइटिंग, ये सेक्शन 94 के डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है. रादर dispositive documents reduced to writing, voluntarily reduced to writing, dispositive document required by law to be reduced to writing, and non-dispositive document required by law to be reduced into writing. खाली ये documents ही section 94 के language में covered है. इसको दोबारा पढ़िए और देखिए क्या लिखा है. When the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, ठीक है, that is dispositive document voluntarily reduced to writing, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document. तो यहां तक का जो पार्ट है, ठीक है, being reduced to the form of a document, यहां पर आपका आ गया dispositive document voluntarily reduced to writing, और जो ये पार्ट आपका आ गया and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, that is dispositive document required by law to be in writing and non-dispositive document required by law to be in writing. आगे, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under provisions herein before contained. अब सेक्शन 94 लूजली क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूं. लूजली नहीं, एक्चुअली इतना एग्जॉस्टिवली मैंने आपको समझा दिया है. सेक्शन 94 एक प्रिंसिपल हमारे सामने ये रखता है कि अगर कोई भी टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, या फिर कोई ग्रांट है, या फिर कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इसको आपने वॉलेंटरली रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग किया है. मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आपने इसको वॉलेंटरली रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग किया है, या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि लॉ आपको कहता है कि रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग करो, ठीक है. तो ऐसे अगर कोई भी केसेस आपके सामने हैं और इसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो यहां पर उस डिस्प्यूट में आप सिर्फ जो ये राइटिंग है इसी को प्रोड्यूस कर सकते हो एज एन एविडेंस. आप इसमें ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. सेक्शन 94 जो है वो यही रूल इंप्लाई करता है, यही रूल लगाता है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स के केसेस में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. क्या लिखा है? No evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself और secondary evidence. मतलब मान लो आपके पास प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है और बीएसए आपको अलाउ करता है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो. तो सेक्शन 94 यहां पर बेसिकली क्या कहता है कि अगर लॉ ने आपको कहा है किसी भी डॉक्यूमेंट को राइटिंग में रिड्यूस करने के लिए, पहली चीज. दूसरी चीज, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने वॉलेंटरली रिड्यूस इनटू राइटिंग किया है और वो डॉक्यूमेंट किसी राइट को क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर अगर आपको एविडेंस देना है उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते. रैदर आपको क्या देना है? आपको प्राइमरी एविडेंस देना है, दैट इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. और इन द केसेस वेयर प्राइमरी एविडेंस इज नॉट अवेलेबल और लॉ यानी बीएसए आपको अलाउ करता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, तो आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हो. इज दैट क्लियर? मैं एक बार लास्ट टाइम इसको पढ़ दे रहा हूं. व्हेन द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained. समझ में आ गया आपको? ये पूरी डिस्कशन आपको समझ में आ गई, ठीक है. अब इसके आगे की डिस्कशन बहुत लंबी है, अभी भी लगभग 94 को कंप्लीट करने में हमें 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है.
तो इसके आगे ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। सो अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके एक्सेप्शंस और भी कई सारे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका 94 कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग 95 में एंटर करेंगे। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच। I'll meet you in the next lecture.